हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नई क्लास में। दोस्तों, इस क्लास में रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। यदि आप रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो तो यह क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को शामिल किया गया है, जो कि आपके एग्जाम्स में 100% जरूर पूछे जाएंगे। इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा। चलिए हम लोग पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला सवाल दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसा पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। एनालॉजी का प्रश्न है दोस्तों, कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया दोस्तों, पृथ्वी का अनुपात दिया है नीला से, तो मंगल ग्रह का अनुपात हमें बताना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं पृथ्वी क्या है दोस्तों, एक ग्रह है, और पृथ्वी के दोस्तों क्या कहा जाता है, यानी कि पृथ्वी का उपनाम क्या है। तो दोस्तों पृथ्वी का उपनाम है नीला ग्रह, यानी कि पृथ्वी को अन्य किस नाम से जानते हैं, नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों मंगल ग्रह को किस नाम से जानते हैं। चारों ऑप्शन में देखिए कौन कौन से यहाँ पे। देखिए, पहले वाले में है काला, दूसरे वाले में है लाल, तीसरे वाले में है हरा, और डी वाले में क्या है, भूरा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों, मंगल ग्रह को हम लोग किस ग्रह के नाम से जानते हैं, लाल ग्रह के नाम से। यानी ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न दिया गया है, एक निश्चित कोड भाषा में DFGLM को EHJPR लिखा जाता है और HBEKS को IDHOX लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में TECKO को किस प्रकार लिखा जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का प्रश्न है दोस्तों, कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या है, DFGLM, इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है EHJPR। तो सबसे पहले इसी को हम लोग यहाँ पे निकालने वाले हैं, उसी के बेस पे हम लोग यहाँ पे आंसर दे पाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है। यहाँ पे है D, ध्यान दीजिएगा, D है, F है, उसके बाद दोस्तों क्या है, G है, G के बाद L है, और उसके बाद M है। इसको क्या लिखा गया है, तो इसको लिखा गया है दोस्तों यहाँ पे EH, ध्यान दीजिएगा, E है, H है, उसके बाद दोस्तों क्या है, J है, J के बाद P है, P के बाद क्या है, R है। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग कर लेंगे। देखिए ABCD में दोस्तों D कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे आता है, F कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है, G 7 नंबर पे आता है, L 12 नंबर पे आता है, ठीक है, M 13 नंबर पे आता है। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे देखिए E आता है 5वें नंबर पे, H आता है 8 नंबर पे, J कितने नंबर पे आता है, 10 नंबर पे आता है, P आता है 16 नंबर पे, और R आता है 18 नंबर पे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 4 से 5 हो गया, ध्यान दीजिएगा, 4 से कितना हो गया, 5 हो गया, यानी कि +1 हो गया है। 6 से 8 हो गया, यानी कितना हो गया है, +2 हो गया है। 7 से 10 कितना हो गया है, +3 हो गया है। 12 से 16 कितना हो गया है, +4 हो गया है। और यहाँ पे दोस्तों 13 से 18 यानी कि +5 हो गया। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगा दोस्तों, कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या लगा, +1 का लगा। उसके बाद दोस्तों क्या है, +2 है, उसके बाद क्या है, +3 है, उसके बाद +4 है, और उसके बाद +5 है। यानी कि यहाँ पे जो है लाइन से 1 2 3 4 5 जोड़ा गया है। तो दोस्तों हमें किसका बताना है, TEC, ध्यान दीजिएगा, किसका बताना है, TECKO का। तो निकाल लीजिए यहाँ पे। देखिए T है, उसके बाद दोस्तों क्या है, E है, E के बाद क्या है, C है, C के बाद K है, और O है। इसका हमें बताना है। सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। देखिए T आता है 20वें स्थान पर, E आता है 5वें नंबर पे, ठीक है, C आता है 3 नंबर पे, K आता है 11 नंबर पे, और O आता है 15 नंबर पे। सभी में जोड़िए। यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, यहाँ पे देखिए ध्यान से, 20 में जुड़ेगा 1, ठीक है ना, और 5 में जुड़ेगा 2, और उसके बाद दोस्तों 3 जुड़ेगा, उसके बाद +4 जुड़ेगा, और लास्ट में +5 जुड़ेगा। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, या तो शुरुआत वाले को चेक करेंगे पहले और लास्ट वाले को। तो देखिए यहाँ पे 20 1 21, 21 नंबर पे कौन आएगा दोस्तों, U आएगा, कौन आएगा, U आएगा, और लास्ट में आएगा 15 5 20, 20 नंबर पे कौन आएगा, T। यानी ऐसा ऑप्शन हमारा सही होगा जिसके शुरुआत में दोस्तों U हो और लास्ट में T है। देखिए बी वाले ऑप्शन में U है और S है, ये वाला हमारा गलत हो गया। यहाँ पे देखिए U है S है, ये गलत हो गया। बचा हमारा कौन सा, A और D वाला, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। देखिए 5 2 कितना हो जाएगा, 7, और 7 नंबर पे कौन आएगा, 7 नंबर पे आएगा G। उसके बाद देखिए 3 3 कितना होता है, 6, 6 नंबर पे दोस्तों कौन आएगा, F आएगा, कौन आएगा, F आएगा। 11 4 कितना होता है, 15, 11 4 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और 15 नंबर पे कौन आएगा, O आएगा। यानी हमारे इस प्रश्न का दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर क्या बनेगा, UG, ध्यान दीजिएगा, UG F है,
OT, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, देखिए हम लोगों ने पहले वाले कोड को यहाँ पे निकाला, दूसरे वाले कोड को आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर आपको इसमें आपको टाइम वेस्ट करने के लिए देता है। भाई जब पहले वाले में हमें लॉजिक पता चल गया तो सीधे सीधे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आंसर निकालेंगे, बीच वाले को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया। चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। अगला सवाल दिया गया है, दिए गए 4 वर्षों में तीन किसी दृष्टि में एक समान है और एक असंगत है, उसका चयन कीजिए जो बाकी सभी से असंगत है। यहाँ पे दोस्तों क्या है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी, इसमें क्या है, 3 एक जैसे होंगे और एक दोस्तों क्या होगा, अलग होगा। अलग का मतलब क्या होता है, विषम या फिर असंगत, उसे हमें पहचानना है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, वर्ष दिए गए हैं। पहला वर्ष क्या है, 2001 है, दूसरा वर्ष क्या है, 2003 है, तीसरा वर्ष क्या है, यानी ऑप्शन नंबर सी में क्या है, 2004 है, और दोस्तों यहाँ पे क्या है, 2002 है। तो वर्षों से हम लोग क्या लॉजिक लगाएंगे, वर्षों से दोस्तों हम लोग 2 लॉजिक लगा सकते हैं। कौन कौन सा, ध्यान दीजिएगा। एक तो लगाएंगे हम लोग साधारण वर्ष का, किसका, साधारण वर्ष का, ये कैलेंडर में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। साधारण वर्ष का मतलब क्या हो गया, 365 दिन, ठीक है, 365 दिन। या तो दोस्तों वर्ष से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, लीप ईयर। लीप ईयर को दोस्तों हम लोग कहते हैं अधिवर्ष, क्या कहते हैं, अधिवर्ष, ठीक है। यानी कि इसमें होता है 366 दिन, और फरवरी इसमें कितने की होती है, फरवरी होती है 29 की। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दिए गए वर्षों में, ध्यान दीजिएगा, दिए गए वर्षों में 4 से भाग देते हैं। 4 से क्यों भाग देते हैं दोस्तों, क्योंकि फरवरी जो 29 की होती है या फिर जो लीप ईयर होता है, हर 4 वर्षों के बाद आता है। हर 4 वर्षों के बाद क्या आता है, लीप ईयर आता है, यानी अधिवर्ष आता है। तो सभी में हम लोग क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। 4 से यहाँ भी भाग दीजिए, 4 से यहाँ भी भाग दीजिए, और 4 यहाँ भाग दीजिए। भाग देने के बाद हमें देखना है कि किसमें शेषफल शून्य होगा। क्या होगा, किसमें शेषफल शून्य होगा, ठीक है। शेषफल हमें शून्य से मतलब है, यहाँ भी देख लीजिए शेषफल शून्य। तो आप बताइए, क्या 4 से अगर भाग दोगे 2001 में तो क्या पूरा पूरा कट जाएगा, नहीं कटेगा। क्यों, क्योंकि लास्ट में दोस्तों क्या है, 1 है। 4 से काटने का नियम क्या होता है, लास्ट के दोनों अंक अगर 4 से कट जाएं तो हमारा 4 से पूरा पूरा ये कट जाएगा, ठीक है। अगर किसी वर्ष में या कोई संख्या होगी, लास्ट के 2 अंक अगर 4 से कटेंगे तो पूरी संख्या ही 4 से कट जाएगी, लेकिन 1 क्या 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, 1 नहीं कटेगा, यानी शेषफल शून्य नहीं आएगा, ठीक है। बी वाले में देखिए, यहाँ पे 3 है लास्ट में, ध्यान से देखिएगा, 3 है, ये भी नहीं कटेगा, ठीक है, लास्ट में। यहाँ पे देखिए दोस्तों 2 है, क्या 2 4 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 4 से हम लोग 2004 को दोस्तों पूरा पूरा काटेंगे तो शेषफल हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। कितना आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। अगर शून्य आ गया दोस्तों तो यह क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। यानी इन तीनों में से क्या है कि 2004 एक असंगत है, सभी क्या है, 2001 साधारण वर्ष है, 2003 एक साधारण वर्ष है, 2002 एक साधारण वर्ष है, यानी कि 365 दिन वाले वर्ष हैं। लेकिन 2004 क्या है, एक लीप ईयर है, यानी अधिवर्ष है, जिसमें 366 दिन होंगे और फरवरी होगी 29 की। 4 से क्यों भाग दिया, मैंने पहले आपको बता ही दिया है कि अधिवर्ष यानी लीप ईयर 4 वर्षों के बाद आता है, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने 4 से भाग दिया है। तो इस प्रश्न का दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आया। चलिए आगे देखिए सवाल को। अगला सवाल दिया गया है, निम्न में से भिन्न को चुने। यहाँ पे दोस्तों क्या है, आकृति दी गई है, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, सी और दोस्तों डी। यानी कि ABCD में चारों आकृति में कौन सी असंगत है उसे हमें बताना है, ठीक है। देखिए पहले वाले में दोस्तों क्या है, ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज है। दूसरे वाले में दोस्तों क्या है, सर्कल यानी कि वृत्त है। तीसरे वाले में दोस्तों एक ये 3 लाइन वाली आकृति बनाई गई है, इस आकृति को कोई नाम ही नहीं दे सकते हैं। चौथे वाले या डी वाले में क्या है, एक चौकोर आकृति बनाई गई है। अगर दोस्तों इसमें देखा जाए भिन्न के रूप में तो या तो भुजाओं के रूप में देख सकते हैं। अगर भुजाओं के रूप में देखा जाए तो हमारा कौन सा हो सकता है, भाई देखिए इसमें 1 2 3 कितने यहाँ पे भुजाएं हैं, 3 हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 और 3, यहाँ भी 3 है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, और इसमें तो कोई भुजाएं ही नहीं है। तो भुजाओं से दोस्तों यहाँ पे काम नहीं होने वाला। तो दोस्तों यहाँ पे काम किससे होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। देखिए जो पहली वाली आकृति है
ये बंद आकृति है, क्या है, बंद आकृति, ठीक है। बी वाली क्या है, ये भी बंद आकृति है, मतलब कि पूरी पूरी आकृति है। और जो डी वाली है ये भी क्या है, एक बंद आकृति है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी में है दोस्तों, यह एक खुली आकृति है। क्या है दोस्तों, यहाँ पे खुली आकृति है, ठीक है ना। तो खुली आकृति के बेस पे हमारा सबसे अलग ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन मतलब कि आकृति नंबर सी। आकृति नंबर सी किस ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन नंबर डी में। आकृति नंबर सी किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। तो इस प्रश्न का दोस्तों हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, आकृति नंबर सी। तीनों आकृति क्या है, बंद आकृति हैं, यानी कि इनकी भुजाएं क्या हैं, क्लोज हैं, यानी पूरी पूरी आकृति ये बनाई गई हैं। लेकिन ये आकृति क्या है, एक खुली हुई आकृति है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए ले सवाल को। अगला सवाल दोस्तों हमारा नंबर सीरीज का प्रश्न है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। सीरीज की पहली संख्या क्या है दोस्तों, यहाँ पे 87 है, 87 के बाद 76 है, 76 के बाद 67 है, 67 के बाद 60 है, और उसके बाद 55 है, और उसके बाद हमें बताना है। तो देखा जाए दोस्तों यहाँ पे, तो 87 से 76 संख्या क्या हो गई, कम हो गई। 76 से दोस्तों 67 क्या हो गई, संख्या कम हो गई। 67 से 60 संख्या क्या हो गई, कम हो गई। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सीरीज घटती हुई जा रही है। कैसे घट रही है, ध्यान से देखिए। 87 से 76, अगर 87 में कितना घटा दें कि 76 हो जाए, आप कहोगे -11। कितना, -11। उसके बाद देखिए 76 से 67, 76 में कितना घटाएंगे 67 हो जाए, आप कहोगे 9 घटा दीजिए। उसके बाद देखिए दोस्तों आगे क्या है, 67 से 60 है, इसमें कितना घटेगा, -7 घटेगा। कितना घटेगा, -7 घटेगा। आगे देखिए यहाँ पे 60 से 55, अगर 60 से 55 कितना घटेगा, -5 घटेगा। आगे क्या घट जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है, 11 से 9 कितना कम हुआ है, -2, ठीक है। 9 से 7 कितना कम हुआ है, -2। 7 से 5 कितना कम हुआ है, -2। आगे भी क्या हो जाएगा, -2, यानी 5 में से -2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -3। यानी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, 55 - 3 बराबर कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का दोस्तों हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 52 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखिए ले सवाल को। अगला सवाल दोस्तों हमारा दिशा और दूरी चैप्टर का प्रश्न है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यश जो है पश्चिम की ओर 9 मीटर तक चला, वह फिर दाएं मुड़ा और 10 मीटर चला, फिर वह बाएं मुड़ा और 2 मीटर चला, एक बार पुनः वह बाएं मुड़ा और 10 मीटर चला। अब यश के सामने कौन सी दिशा है। यानी यहाँ पे दोस्तों हमें क्या निकालना है, दिशा को निकालना है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या है, यहाँ पे दिशा और दूरी चैप्टर का प्रश्न है। तो सबसे पहले समझेंगे मैप को, और मैप में हमें समझना क्या है दोस्तों, दिशाओं को, ठीक है। तो ये रहा हमारा मैप। मैप में दोस्तों ऊपर की ओर होती है उत्तर दिशा, नीचे की ओर होती है दक्षिण दिशा, ठीक है, और दाहिने हाथ की तरफ में होती है पूर्व दिशा, और बाएं हाथ की तरफ में होती है पश्चिम दिशा। ये रही दिशाएं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले देखिए, यश पश्चिम की ओर 9 मीटर तक चलता है। यानी यश क्या करता है, पश्चिम की ओर 9 मीटर तक चलता है। मान लीजिए कि यह है पॉइंट नंबर ए से चलना शुरू किया यश, और वो कहाँ चला, पश्चिम की ओर, और कितना चलेगा, 9 मीटर चलेगा। कितना चलेगा, 9 मीटर। फिर वह दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। तो बताइए पश्चिम का दायां क्या होगा, दक्षिण होगा या उत्तर होगा। तो दोस्तों पश्चिम का दायां, ध्यान दीजिएगा, पश्चिम का दायां होता है उत्तर। उत्तर चलेगा और कितना चलेगा, 10 मीटर चलेगा। कितना चलेगा, 10 मीटर चलेगा। उसके बाद क्या है, फिर वह बाएं मुड़ता है, ध्यान दीजिएगा, और 2 मीटर चलता है। यानी उत्तर का बायां क्या होगा, पूरब होगा या पश्चिम होगा। तो उत्तर का बायां हो जाएगा पश्चिम। कितना हो जाएगा, पश्चिम, और कितना चलेगा, 2 मीटर। उसके बाद क्या करता है, एक बार वह पुनः बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। तो पश्चिम की ओर जा रहा है, यानी उसका दोस्तों बायां। तो पश्चिम का बायां क्या होता है, तो पश्चिम का बायां होता है दक्षिण, यानी नीचे की ओर। यानी कितना चलेगा, 10 मीटर चलेगा। अब क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, अब यश के सामने कौन सी दिशा है, यानी ये वाली दिशा हमें बताना है, यानी ये नीचे वाली दिशा हमें बताना है। इसके लिए हम लोग कहाँ चलेंगे, मैप में चलेंगे, और सेंटर में, बिल्कुल सेंटर पे, ठीक है। और नीचे की ओर देखिए कौन सी दिशा है, दक्षिण। यानी इस प्रश्न का दोस्तों हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, अब यश के सामने दक्षिण दिशा है। कौन सी दिशा है, दक्षिण दिशा है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। इस प्रश्न का दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन में दोस्तों जो यहाँ पे 9 मीटर दिया गया था, 10 मीटर दिया गया था, 2 मीटर दिया गया था और 10 मीटर, इसका दोस्तों यहाँ पे कोई भी यूज नहीं है।
क्यों नहीं है यूज दोस्तों? क्योंकि क्वेश्चन में हमें जो है दूरी नहीं बताना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे दिशा ही बताना है। तो दिशा जानने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो दायां दिया गया था, बायां दिया गया था, बायां दिया गया था, इन सभी का ही यहाँ पे यूज था, ठीक है ना। यानी 9 मीटर जो दूरी दी गई है इसका कोई मतलब नहीं, 10 मीटर का भी यहाँ पे कोई मतलब नहीं, 2 मीटर का भी कोई मतलब नहीं और 10 मीटर का भी कोई मतलब नहीं। यहाँ पे मैं समझाने के लिए समझा दिया था, बाकी यहाँ पे इसका दोस्तों कोई भी उपयोग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बाएं दाएं से हम लोग यहाँ पे दिशा को निकाल लेते हैं। तो इस प्रश्न का दोस्तों हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखें ले सवाल को। अगला सवाल दोस्तों हमारा रक्त संबंध का है, यानी कि ब्लड रिलेशन चैप्टर का है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है देखिए ध्यान से। आनंद की माँ चंद्रा के पिता, ध्यान दीजिएगा, आनंद की माँ चंद्रा के पिता के पुत्र की बहन है, आनंद चंद्रा के पिता से कैसे संबंधित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या है, आनंद की जो माँ है चंद्रा के पिता के पुत्र, तो देखिए एक है दोस्तों यहाँ पे कौन? चंद्रा है, कौन है? चंद्रा है। और चंद्रा का दोस्तों पिता, चंद्रा का क्या? पिता, पिता का पुत्र कौन हो जाएगा? यानी कि चंद्रा के पिता का पुत्र कौन हो जाएगा? खुद चंद्रा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? खुद चंद्रा ही हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर कह सकते हैं, या फिर इकलौता अगर नहीं है तो एक भाई और हो सकता है। क्या हो सकता है? एक भाई और हो सकता है। यानी कि ध्यान दीजिएगा, चंद्रा के पिता के पुत्र, मान लीजिए कि इनका कोई ये पुत्र और है, ठीक है ना, दूसरा पुत्र है, ठीक है, ये पुत्र हो गया। पुत्र की बहन, ध्यान दीजिएगा, पुत्र की बहन, ठीक है, ये बहन कौन है? ये दोस्तों है आनंद की माँ। कौन है दोस्तों? ये आनंद की माँ है, ठीक है ना, ये आनंद की माँ है, ठीक है। अब समझ में आया? देखिए समरी बना लेते हैं इसका। देखिए आनंद की माँ, देखिए आनंद की माँ, ठीक है, चंद्रा के पिता के पुत्र, तो चंद्रा के पिता हैं और उनके एक पुत्र हैं, उनकी बहन है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में कहा गया है आनंद चंद्रा के पिता से कैसे संबंधित है? मतलब कि जो आनंद है, ध्यान दीजिएगा, जो आनंद है ये दोस्तों चंद्रा के पिता, ठीक है ना, चंद्रा के पिता का क्या लगेगा? तो बताइए, आप बताइए, आपकी जो मम्मी है, ध्यान दीजिएगा, आपकी जो मम्मी है और जो मम्मी के जो पिता हैं उनके आप क्या लगोगे? तो यानी देखिए पोता लगोगे। क्या लगोगे दोस्तों? पोता। यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न दिया गया है, यदि ए घटाव को दर्शाता है, बी गुणन को दर्शाता है, सी भाग को दर्शाता है तथा डी जोड़ को दर्शाता है, तो 3b 4d 5a 6 और ब्रैकेट बंद C1 का मान यहाँ पे बताना है। तो चलिए निकालते हैं यहाँ पे। सबसे पहले दोस्तों क्या है, ब्रैकेट लगा हुआ है, 3 है, 3 लगा दीजिए, 3 लिख दीजिए। उसके बाद क्या है, बी है, बी किसको दर्शा रहा है? गुणन को, तो यहाँ पे हो जाएगा गुणा, ठीक है ना। उसके बाद 4 है, 4 लिख दीजिए। उसके बाद डी है, डी का मतलब दोस्तों क्या है? जोड़, तो यहाँ पे आ जाएगा जोड़ आ जाएगा। और उसके बाद +5 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों ए है, ए किसको दर्शा रहा है? घटाव को, यानी घटाना का चिन्ह हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में 6 है और ब्रैकेट बंद हो गया। उसके बाद दोस्तों देखिए ध्यान से, सी है, सी का मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या है? भाग है। सी का मतलब दोस्तों क्या है? भाग है, तो यहाँ पे भाग लग जाएगा। और लास्ट में क्या है? एक, यहाँ एक लिख दीजिए। चलिए सबसे पहले हम लोग किसको सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट को हल करेंगे। तो ब्रैकेट में दोस्तों सबसे पहले किसको? गुणा को, तो चर्त यहीं कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, +5 -6 और भागे कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर हल करेंगे, 12 5 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा, -6 और भागे कितना हो जाएगा? 1। 17 में से 6 गया दोस्तों, कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 11 भागे 1 का मान कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो गया। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों हमारा वेन आरेख का है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है देखिए ध्यान से, उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणियों के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करती है। यहाँ पे दोस्तों कौन कौन से शब्द दिए गए हैं? देखिए पहला है राज्य, दूसरा है महाद्वीप, तीसरा है जिला और चौथा क्या है? देश। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है? राज्य है, महाद्वीप है, जिला है और देश है। ऐसे प्रश्नों को दोस्तों हम लोग दो तरीके से सॉल्व करते हैं, या तो आरोही क्रम में, ध्यान दीजिएगा, या तो आरोही क्रम में या तो जो है अवरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब क्या है? पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अवरोही क्रम का मतलब क्या हुआ? घटता हुआ क्रम, पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए ध्यान से, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे? आरोही क्रम को देखेंगे। देखिए राज्य, महाद्वीप, जिला, देश। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे छोटा कौन सा है? देश,
देश है, जिला है, महाद्वीप है या राज्य है? तो दोस्तों यहाँ पे सबसे छोटा है जिला, ध्यान दीजिएगा कौन है, जिला। तो जिला मान लीजिए ऐसे बन जाएगा, कैसे बन जाएगा, ऐसे बन गया, ठीक है। जिला दोस्तों किस में आता है, तो जिला आता है दोस्तों, या जिला से बड़ा क्या है, देश है, महाद्वीप है, राज्य है। तो जिला से बड़ा हो जाएगा दोस्तों राज्य, क्या हो जाएगा, राज्य हो जाएगा। राज्य के बाद दोस्तों क्या आएगा, राज्य के बाद आएगा दोस्तों देश, और देश के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, महाद्वीप आएगा। यानी कि यहाँ पे कैसा वेन आरेख बनेगा, एक के अंदर एक सभी यहाँ पे आने वाले हैं, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ में आया। आरआरबी जेई का पूछा गया क्वेश्चन था, जो कि रेलवे ही एग्जाम, मतलब आरआरबी जेई क्या है, एक रेलवे का ही एग्जाम है। तो रेलवे के एग्जाम में ये पूछे गए क्वेश्चन सभी हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देख ले सवाल को। अगला सवाल दिया गया दोस्तों, यहाँ पे कथन दिया गया है और यहाँ पे दो निष्कर्ष को निकाला गया है, यानी कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखिए कथन में क्या है, वृद्ध व्यक्तियों को कठिन व्यायामों से बचना चाहिए। मतलब एक कथन है, एक स्टेटमेंट है, उसमें ये कहा गया है कि जो वृद्ध यानी कि जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनको जो कठिन व्यायाम है उनसे बचना चाहिए। निष्कर्ष क्या है, युवाओं के लिए व्यायाम आवश्यक नहीं है। ऐसा क्या कथन में कहा गया है कि युवाओं के लिए व्यायाम आवश्यक नहीं है? नहीं कहा गया है। युवाओं के बारे में कथन में कोई जानकारी ही नहीं दी गई है, लेकिन निष्कर्ष में कहा जा रहा है कि युवाओं के लिए व्यायाम आवश्यक नहीं है। पहला वाला हमारा हो जाएगा गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, कठिन व्यायामों से कंडराओं को नुकसान पहुंच सकता है। तो दोस्तों क्या कंडराओं के बारे में यानी लिगामेंट्स के बारे में क्या कथन में दिया गया है? आप कहोगे नहीं दिया गया है। भाई कठिन व्यायामों से कंडराओं को नुकसान पहुंच सकता है, हो सकता है लीवर को जो है, मतलब कि आपके लीवर को या किडनी को जो है दिक्कत हो सकती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में है, कंडराओं के बारे में। लेकिन कथन में कंडराओं के बारे में यानी लीगामेंट्स के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, यानी कि यहाँ पे दोनों गलत हो जाएंगे। तो इस प्रश्न का दोस्तों हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ना तो निष्कर्ष एक, ध्यान दीजिएगा, ना तो निष्कर्ष ए और ना ही निष्कर्ष बी यहाँ पे पालन करता है। समझिएगा ऐसे प्रश्नों को। युवाओं के लिए व्यायाम आवश्यक नहीं है, कथन में नहीं है। कठिन व्यायामों से कंडराओं को नुकसान पहुंच सकता है, कंडराओं के बारे में, लिगामेंट्स के बारे में कथन में नहीं दिया गया है, यानी कि दोनों इस प्रश्न का दोस्तों क्या हो जाएंगे, गलत जवाब हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रहे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी अपना फीडबैक दीजिएगा। यदि आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो आपको रोजाना सुबह 9 बजे, ध्यान दीजिएगा, रोजाना सुबह 9 बजे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए हैं 2022 वाले में। ठीक है, रेलवे एनटीपीसी में पूछे गए हैं, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर में पूछे गए हैं, आरआरबी जेई के पूछे गए क्वेश्चन, और रेलवे जो एलएलपी आता है यानी असिस्टेंट लोको पायलट आता है, उससे क्वेश्चन को मैं यहाँ पे आपको सॉल्व कराऊंगा। और यह सीरीज़ दोस्तों आपके एग्जाम तक चलेगी। एग्जाम तक का मतलब जब कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है नवंबर दिसंबर में एग्जाम आपका हो सकता है, तो आप लोग डेली जो है क्लास को अटेंड कीजिए। सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएंगे, 100% आएंगे। जब आप एग्जाम देकर आओगे तो आपको मालूम चलेगा कि यहाँ पे दोस्तों ऐसे ही लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। इसलिए आप लोग क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सुबह 9 बजे वाली क्लास को देखिएगा। इस चैनल पर दोस्तों 2 क्लास आपको मिलेंगी। एक तो मिलेगी सुबह 9 बजे, सुबह जो 9 बजे क्लास होगी वो स्पेशल रेलवे वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, इन सभी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके प्रीवियस ईयर को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, और जो शाम को 7 बजे होती है क्लास, ध्यान दीजिएगा, शाम को 7 बजे जो क्लास होती है वो किसके लिए है, जो भाई बहन एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, या फिर एमपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। वो क्लास किसके लिए है, यानी शाम की 7 बजे वाली क्लास उन सभी के लिए है। बाकी सुबह 9 बजे वाली जो क्लास होगी वो रेलवे वालों के लिए है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।